हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। और आज हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको कॉची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके ऊपर बेस मैंने आपको 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। चलिए, तो सबसे पहले एक बार लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या हमने पढ़ा था। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो देखिए, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वही हमारी कॉची रीमान इक्वेशन है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारी नेसेसरी कंडीशन है जिनको हम क्या कहते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन। और ये जो कॉची रीमान इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर एक्स और वाई आ रहा है, तो जहां पर एक्स और वाई आ जाता है वहां पर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है कॉची रीमान इक्वेशन की। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, ध्यान देना, सफिशिएंट नहीं है। यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक कब कहेंगे? अगर वो सफिशिएंट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। क्या है सफिशिएंट कंडीशन? ध्यान दीजिए, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है कि सबसे पहले तो गिवन फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होंगी तो सफिशिएंट कंडीशन का भी कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर सीआर कंडीशन सेटिस्फाई होती है और उसके बाद आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है, कौन कौन से? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। बात समझ में आ रही है? तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने नेसेसरी कंडीशन का आपको डेरिवेशन भी कराया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एन एनालिटिक। किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशंस क्या होती है, तो वो आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन जनरली वैसे 2 मार्क्स में ही आता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन भी आ सकता है कॉची रीमान इक्वेशन का। चलिए, अब हम बात करेंगे। और यहां पर देखिए, ये जो पूरा यहां पर इसके लिए देखिए 2 पॉइंट्स लिखे, अगर आप इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है, सीआर कंडीशन आर नेसेसरी। जो कॉची रीमान इक्वेशन होती है ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर एनालिटिक। क्लियर हो गया? और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सीआर कंडीशन आर सफिशिएंट। सीआर जो हमारी कॉची रीमान कंडीशन है ये सफिशिएंट हो सकती है कब? इफ द पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस, अगर ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ये लास्ट लेक्चर की हमारी समरी है पूरी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। मतलब कॉन्सेप्ट वही है। देखिए यहां पर भी क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। अब अगर आपका गिवन फंक्शन पोलर फॉर्म में है और आपको प्रूव करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है, या आपको चेक करना है कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखिए नेसेसरी कंडीशन अगेन फिर से वही है, बस अंतर क्या है कि यहां पर पोलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। देखो कैसे दिया होगा, लेट आर कॉमा थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। मतलब अब एक्स और वाई के प्लेस पर आर और थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं मैं लेक्चर नंबर 1 में पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तीनों फॉर्म को एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर 1 जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पोलर फॉर्म में होगा, और अगर फंक्शन पोलर फॉर्म में हुआ तो आपको फिर पोलर फॉर्म में कॉची रीमान इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आपके पास कॉची रीमान इक्वेशन लिखी हुई है पोलर फॉर्म में। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में। तो ये दोनों क्या है, नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए इन पोलर फॉर्म। तो सिमिलर है पहले की तरह, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है।
उसके बाद बात करते हैं सफिशिएंट, यहां पर भी सफिशिएंट कंडीशन होगी। एफ जेड को एनालिटिक प्रूव करना है तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो देखिए फिर से वही है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद आपके फिर से जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव हैं, देखिए इस बार जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमारे पोलर फॉर्म में है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, पोलर फॉर्म है। डेल वी अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, यहां पर जो वेरिएबल है वो आर और थीटा है, एक्स और वाई नहीं है। इसका मतलब ये सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में है। तो ये सारे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहां पर एक्स और वाई नहीं होगा, यहां पर आर और थीटा होगा इन अ रीजन आर, इन अ रीजन आर। एंड अब देखिए यहां पर कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, क्या होने चाहिए? और अगर ये सब कॉन्टिन्यूअस हुए तो इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला। देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जिसमें डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, यहां पर जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है एक्चुअल में, आप जानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है हम उसको कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। भाई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एफ जेड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एफ जेड का डिफरेंशिएशन, यानी कि मैं यहां पर एफ डैश जेड भी लिख सकता हूं, एफ डैश जेड। ठीक है, तो एफ डैश जेड भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू है। तो इस फंक्शन का जो आपको गिवन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव है डब्ल्यू का। अब ये जो डेल डब्ल्यू डेल आर है ये क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए डब्ल्यू क्या होता है, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले बात करते हैं कि डब्ल्यू क्या होगा। चलिए यहां पर मैं बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए डब्ल्यू आप जानते हैं ये u प्लस आयोटा वी होता है। अगर मैं यहां पर डब्ल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव करूं आर के रेस्पेक्ट में तो देखिए क्या होगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। तो यहां पर u का भी पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू आर प्लस आयोटा और डेल वी अपॉन डेल आर। देखिए अंतर सिर्फ इतना आया, पहले हमारा क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस बार एक्स की जगह पर आर आ गया। क्या आ गया, आर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर के प्लेस पे आप ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड मिल जाएगा। और अगर ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एग्जिस्ट करता है इसका मतलब आपका जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है। क्लियर हो गया, एनालिटिक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली एकेटीयू में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म से ही आते हैं। पोलर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आगे इसका यूज होगा, इसलिए अच्छे से इसको समझ लें। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 दोनों कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, आसान यूनिट है, इसलिए इन दोनों यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करें, जिससे अगर मान लीजिए बाई चांस कोई टॉपिक आपका पहली 3 यूनिट में वीक रह जाता है या कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है जो कि किसी वजह से आपसे नहीं हो पाता है, तो ये दोनों यूनिट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। दोनों यूनिट आसान है, छोटी हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। इनके अंदर कोई भी टॉपिक आप छोड़े नहीं, सारे टॉपिक करके जाए, जिससे कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए एग्जाम में जो आपको ना आता हो। इसलिए पोलर फॉर्म भी आप करें। और देखिए पोलर फॉर्म का जो हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिया है ये एक्चुअल में कार्टेशियन फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पोलर फॉर्म में करा रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पोलर फॉर्म का यूज होगा, बाकी ये क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म का ही है। बीच में बस हम इसमें यूज करेंगे एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म बीच में यूज करेंगे। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म का ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। इसमें हमें क्या कहा है कि सो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन दिया एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक। हमें प्रूव करना है कि एनालिटिक है एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट पर ये एनालिटिक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। एक्सेप्ट मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर नहीं करना है, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर
पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पर ये एनालिटिक है, केवल ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है। उसके बाद क्या कहा, एंड दैट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, और हमें यह भी प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/z है, 1/z। देखिए अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि जो फंक्शन एनालिटिक होता है उसका डेरिवेटिव हम वैसे ही करते हैं जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। तो log x का 1/x होता है तो log z का भी 1/z होगा, लेकिन हमको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/z है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहां पर फंक्शन कंसीडर किया fz इक्वल टू log z, fz इक्वल टू log z। ये हमारा क्या है, गिवन फंक्शन है जिसको हम यहां पर लेके चलेंगे। अब देखो जरा आगे क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए जरा, इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, fz इक्वल टू z की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस आयोटा y। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि log a प्लस बी का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं भाई, यहां पर साइन होता, कॉस होता तो हम a प्लस बी वाले फॉर्मूले लगा देते, लेकिन यहां पर log x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, log a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, अब यहां पर हम यूज करेंगे पोलर फॉर्म का। देखिए कैसे, हम यहां पर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। x के प्लेस पर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा। जब आप कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x के प्लेस पर आर कॉस थीटा लिखते हैं। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूं और इससे पहले भी हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो x की जगह आर कॉस थीटा, y के प्लेस पर आर साइन थीटा आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। और अगर इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से आर की वैल्यू भी आप जानते हैं कितनी आती है, आर की वैल्यू यहां से आती है अंडर रूट में, ये सब डेटा हमें जरूरत पड़ेगी। आर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये तीनों चीज हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। और एक और चीज, ये देखिए एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक और चीज बताया था मैंने आपको, थीटा दैट इज एम्पलीट्यूड भी जिसको बोला जाता है या आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला आता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम यहां पर यूज करेंगे, है ना। इसमें एक्चुअल में हम कर क्या रहे, कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में। अब आगे देखो जरा क्या करेंगे यहां पर, देखिए अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x और y की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास fz कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें, fz इक्वल टू log x प्लस आयोटा y, x कितना है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, और y कितना है आर साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। नाउ log, यहां से देखो r कॉमन आ रहा है, r क्या आ रहा है कॉमन, r को कॉमन ले लेता हूं, अंदर कितना बचा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और आप अच्छे से जानते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला फिर यहां पर यूज करने जा रहा हूं मैं। देखिए इधर लिख देता हूं फॉर्मूला इस वाले को। देखिए हमारे पास, मैंने आपको ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को डिफरेंशियल इक्वेशन में भी और इस यूनिट में भी, है ना, कई जगह पर यूज किया। e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार पहले भी यूज कर चुके हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जरा आ जाइए यहां पर, यानी कि मैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह e की पावर थीटा लिख सकता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, log r e की पावर आयोटा थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए log की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये भी आप सब जानते हैं अच्छे से फॉर्मूले, है ना, इसका यूज करेंगे यहां पर। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, देखिए कितना आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं जैसे ही लगाता हूं, यहां m का काम r कर रहा है, तो log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, log r log e की पावर आयोटा थीटा,
अब यहां पर फिर से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फिर से हम यहां पर लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी है बहुत यूज होता है इनका, इससे पहले भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, तो देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log r प्लस log, अच्छा यहां पर देखो ये e की पावर आई थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा आई थीटा और बचेगा log e। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि log e की वैल्यू 1 होती है, log e कितना होता है 1। और देखो अब यहां पर फॉर्मूले लगाएंगे हम, देखो r की जगह क्या पुट करो, r की जगह ये पुट कर दो, क्यों, क्योंकि हमने पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए, अब वापस कार्टेशियन में ले जाएंगे इसको, फिर से क्या करना है, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको वापस कार्टेशियन में लेके जाएंगे। देखो जरा log r कितना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा log e 1 हो जाएगा, और थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x और log e हो जाएगा 1, मतलब हम यहां तक पहुंच गए। अब इसको मैं आगे लेके जाता हूं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे, एफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिखा है, रूट को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं, तो यहां पर यह आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2, आगे क्या है, प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब जरा यह ध्यान से देखें, इसके बाद क्या स्टेप आ जाएगा, देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से यहां पर हमने प्रॉपर्टी को लगा दिया, एंड प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये मेरे पास आ गया एफ जेड। देखो हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें एनालिटिसिटी प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो आपको उस फंक्शन को f इक्वल टू u प्लस आयोटा v की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यही बात मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से बताते आ रहा हूं। आपको जो भी गिवन फंक्शन दिया है आप उसको क्या करें, आप वहां पर z की वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y, फिर उसको कन्वर्ट कर दें u प्लस v की फॉर्म में, मतलब उसका रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें, जो रियल पार्ट होगा वो u होगा, जो इमेजिनरी होगा वो v होगा। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर दोनों पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, दोनों पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, ये u होगा हमारा और ये v होगा, ये u और ये v। तो अब जरा ध्यान दीजिए u कितना है, u यहां पर हमारे पास है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास u है, और अगर मैं v की बात करूं तो v हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x है। चलिए पहले हम यहां पर जरा ध्यान से देखें क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, मुझे क्या चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स। तो पहले इसको भी लिख लेते हैं, यहां पर ये कितना हमारे पास v इज इक्वल टू है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब देखो मैं यहां पर इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, हमें 4 पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, चारों को एक साथ निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अच्छे तरीके से आप जानते हैं जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है और दूसरा सब कांस्टेंट होते हैं। तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वेरिएबल और y कांस्टेंट, तो कितना आएगा, सबसे पहले आप log का करेंगे 1 अपॉन, देखिए log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यहां पर x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझें। तो log का तो हो चुका, अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2x, यानी कि डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा डेल u बाई डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब डेल u अपॉन डेल y भी निकाल लेते हैं, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में हम कर चुके हैं, अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर फिर से वही आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
अच्छा एक और चीज, यहाँ पर 1/2 भी तो था, यहाँ 1/2 है भाई, 1/2, इसमें 1/2 है यहाँ पर, तो ये 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आने की वजह से क्या होगा, नीचे 2 आएगा और यहाँ पर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा कितना, जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स तो हमारे पास आ चुका, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो जरा ध्यान देना क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगेन 1/2 तो इसमें पहले से ही है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2y, और यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब और आगे चलते हैं नाउ, अब चलते हैं v के पास, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। नाउ डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं, देखिए 1 अपॉन, यहां पर x का काम कर रहा है y अपॉन एक्स, यानी कि 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब y अपॉन एक्स का करेंगे, देखो ध्यान से समझो y अपॉन एक्स का कितना आएगा, है ना, यहां पर हमें x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो y अपॉन एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, ये हमें यहां पर देखना है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, y अपॉन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी y अपॉन एक्स यहां पर लिखा है, हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आएगा जरा ध्यान से देखें। देखिए y तो कांस्टेंट है, y ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ऊपर माइनस वाई है और ऊपर माइनस वाई है, ध्यान दीजिए सबसे पहले, देखिए इसको सिंप्लीफाई करता हूं पहले, 1 अपॉन नीचे कितना बचेगा, देखो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। मतलब बात समझ में आ रही है, देखो इसको ब्रैकेट को अगर आप हटा देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे वाई एक्स स्क्वायर बचेगा, ये तो इधर वाला पार्ट आ गया, और माइनस वाई यहां पर लिखा है और ये एक्स स्क्वायर यहां पर लिखा है, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाला, ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास डेल वी बाई डेल एक्स कितना बच गया, यहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और बच गया डेल वी अपॉन डेल वाई, तो चलिए डेल वी अपॉन डेल वाई को भी फाइंड आउट करते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल वाई कितना आएगा जरा ध्यान से देखें, डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो अगेन सेम चीज रहेगी, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, हाँ अब यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन बदलेगी, अब आपको y अपॉन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में देखिए x कांस्टेंट हो गया और y का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स, y का 1 और x तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा होगा। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं सिंप्लीफाई करता हूं, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां से आया डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4।
अब यहां से हम चेक करते हैं क्या हमारी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जरा ध्यान से देखें। देखिए फर्स्ट सीआर इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब हमें चेक करना फोर्थ वाली इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहां पर फोर्थ इक्वेशन को देखो, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहां पर भी यही लिखा है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों एक ही जैसी है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 4, तो फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। और आपको याद होगा यही हमारी फर्स्ट कॉची रीमान इक्वेशन है ना। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके जीरो होने पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और यहां पर भी इसके जीरो होने पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और दो इनफाइनाइट वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखें ये तभी वैलिड है जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं है। या चलिए मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है ना, अगर जीरो नहीं है तब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, अगर जीरो नहीं है तो इक्वेशन 1 एंड 4 से हम कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। बोलो बात समझ में आ रही है ना? कब कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते हैं, ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और भी समझेंगे हम आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हम इसको आगे कंप्लीट कर लें जरा एक बार। चलिए ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब जरा 2 एंड 3 को ध्यान से देखिए, क्या 2 एंड 3 इक्वल है दोनों? देखो इक्वेशन नंबर 2 कहां है, ये रही, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और 3 में भी y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बस यहां पर माइनस है, तो इस माइनस को यहां की जगह यहां लगा दो। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको इधर लगा देंगे दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको मैं लिख देता हूं, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। और आप जानते हैं कि ये हमारी सेकंड कॉची रीमान इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यानी कि कॉची रीमान इक्वेशन दोनों ही सेटिस्फाई हो चुकी हैं, लेकिन कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो नहीं है तब सेटिस्फाई हुई हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जरा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेंगे सीआर इक्वेशन। तो हम लिखेंगे यहां पर therefore CR equations are satisfied if x square plus y square is not equal to 0। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है तभी हमारी सीआर इक्वेशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। और आगे देखो जरा, जो हमारे ये पार्शियल डेरिवेटिव है ये सारे कॉन्टिन्यूअस हैं। देखो सब पॉलिनोमियल ही तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉन्टिन्यूअस। यहां पर ये लगभग सब कॉन्टिन्यूअस है पॉलिनोमियल। हाँ, कब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगी। तो आप यहां पर लिखेंगे ऑल्सो all partial derivative also all partial derivative are continuous if
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो नेसेसरी कंडीशन थी और सफिशिएंट कंडीशन थी, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 ना होता, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो दोनों ही कंडीशन फेल हो जाएंगी। अगर ये 0 हो गया ना तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएंगी और ना ही हमारे जो डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूअस हो पाएंगे। इसका मतलब यहां पर इसका कंक्लूजन क्या निकला। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो सीधी सी बात है, कंक्लूजन इसका यही है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल हो गया तो ना तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी और ना ही हमारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है। देखिए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो देखो यहां से अगर ये 0 हो गया तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। देन देखिए अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन, दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर ही 0 हो, वरना किसी भी कंडीशन में ये दोनों का स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर x भी 0 है y भी 0 है तभी इन दोनों का स्क्वायर 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब x और y दोनों 0 हैं। अब यहां से देखिए कंक्लूजन क्या बना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर x और y की वैल्यू 0 होगी तो ना तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी और ना ही हमारे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो पाएंगे, और अगर ये 0 नहीं हुए तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एनीवेयर एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन को छोड़ दूं तो ओरिजिन के अलावा हमारा फंक्शन हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हर जगह एनालिटिक हो रहा है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है। ओरिजिन पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और यही तो हमसे पूछा था। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, सो दैट एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, हर जगह एनालिटिक है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। तो अब हम ये बात यहां लिख सकते हैं, अब हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, हर जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, एट ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़ के सभी जगह क्या है, एनालिटिक है। यानी कि x 0 और y 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एनालिटिक नहीं है, बाकी सब जगह एनालिटिक है। तो हमसे जो प्रूव करने के लिए बोला था हमने वो प्रूव कर दिया। अब इसमें एक पार्ट और भी पूछा है, हमसे ये भी कहा है कि आपको ये भी शो करना है कि इसका डेरिवेटिव 1/z है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्रूव करने के लिए बोला है, तो प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। अब यहां पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म वाला, ये नहीं जो पोलर फॉर्म वाला मैंने बताया, ये एक्चुअल में कार्टेशियन फॉर्म का ही क्वेश्चन है, बस बीच में थोड़ा सा हमने पोलर फॉर्म का यूज किया था जहां पर हमने x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट किया था, लेकिन हमने वापस इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए एफ डैश जेड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहां पर हम वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही करता हूं, जरा ध्यान से देखें। तो यहां पर एफ डैश जेड इक्वल टू चलिए यहां पर दोबारा लिख देता हूं फॉर्मूला, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स देखो कितना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स कहां पर गया, ये रहा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा। अब हम चलते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखते हैं कितना है। डेल वी अपॉन डेल एक्स है माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि बीच में माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस आयोटा कितना था, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान दो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, देखिए इसके फैक्टर करेंगे नीचे। आप सब जानते हैं
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। लेकिन इसके मतलब इसके फैक्टर नहीं होते, लेकिन इसके रियल फैक्टर नहीं होते, इसके इमेजिनरी फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए इसके इमेजिनरी फैक्टर क्या होंगे, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर करिए, तो आप इसके रियल फैक्टर नहीं कर सकते, आप इसके इमेजिनरी फैक्टर कर सकते हैं। क्या आएगा इमेजिनरी फैक्टर? ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, ये इसके इमेजिनरी फैक्टर है। देखो कैसे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वायर और माइनस में आई बी का होल स्क्वायर बनेगा, और जब आई का स्क्वायर होगा आप -1 पुट कर देंगे तो आपके पास यही आ जाएगा जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, इमेजिनरी फैक्टर हो गए, रियल फैक्टर नहीं है, इमेजिनरी फैक्टर है। तो हम यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, x माइनस आयोटा वाई अपॉन इसके इमेजिनरी फैक्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएंगे x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। और अब आप अच्छे से जानते हैं कि एक फैक्टर ऊपर और नीचे क्या है, कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, जो बचेगा उसको राइट साइड में लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास बच गया एफ जेड इक्वल टू एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। और x प्लस आयोटा वाई क्या होता है, जेड होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां से फाइनली मेरे पास आ गया एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर जाकर के कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको पहले ये प्रूव करना है कि एनालिटिक है, ओरिजिन को छोड़ के बाकी सब जगह एनालिटिक है। ओरिजिन पे क्यों नहीं है ये मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं, है ना। और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारे पास देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया एक्चुअल में ये कार्टेशियन फॉर्म का ही क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं, पहले भी कई बार आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा यहां पर जो मैं 2 क्वेश्चन और आपको कराऊंगा, इसमें हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, सॉरी पोलर फॉर्म में जो हमारी सीआर इक्वेशन है उनको अप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहा इस क्वेश्चन में, फाइंड पी, आपको पी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, सच दैट द फंक्शन एफ जेड, जब आपका जो फंक्शन है एफ जेड है वो एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, अगर हम इसको पोलर फॉर्म में क्या करें या पोलर कोऑर्डिनेट में इसको क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें एज, इस तरह से। यानी कि आपको इस बार जो एफ जेड दिया है ना वो पोलर फॉर्म में दिया है। एफ जेड किस फॉर्म में दिया है, पोलर फॉर्म में। मैं लिख लेता हूं यहां पर एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए एफ जेड को हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ध्यान से समझना, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन पी थीटा इज एनालिटिक। देखो हमें ये कहा कि ये जो फंक्शन है एफ जेड, ये एफ जेड एनालिटिक है, इन्होंने दिया है कि एनालिटिक है। अगर ये एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पहले ही बता दिया एनालिटिक है, तो एनालिटिक तो सीआर इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ इसमें देखो हमें एफ जेड दिया, हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, जो पहले से ही अलग है, करने की जरूरत नहीं है। देखो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये u है और ये क्या है, v है। फिर हम इसके चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, और चारों पार्शियल डेरिवेटिव जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसमें सीआर इक्वेशन हमारी यहां पर सेटिस्फाई होगी। हम सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे और सीआर इक्वेशन का यूज करके हम यहां से पी की वैल्यू निकाल देंगे। हमें सीआर इक्वेशन को इस बात सेटिस्फाई कराना नहीं है, हमें पहले से पता है कि वो सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि गिवन है आपको क्वेश्चन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट स्टार्टिंग में ही पता चल गए, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब हमें इसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी, डायरेक्ट हमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए मैं यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिख लेता हूं। रियल पार्ट है मेरे पास आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है आर स्क्वायर साइन पी थीटा। अब हमें क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर, इसको आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो कॉस 2 थीटा कांस्टेंट का काम करेगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो 2r कॉस 2 थीटा, ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ गया। नाउ डेल यू अपॉन डेल थीटा भी निकाल लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल थीटा
यानी कि u को अब थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो आर स्क्वायर हो गया कांस्टेंट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2 थीटा होगा और माइनस 2 बाहर भी आएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये डेल यू बाई डेल थीटा आ गया। अब हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, ये रहा आर, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन पी थीटा कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r साइन पी थीटा, 2r साइन पी थीटा। तो 3 इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर एक और बच गया हमारे पास, पहले उसको निकाल लेते हैं, डेल वी अपॉन डेल थीटा, यही बचा है ना, डेल वी अपॉन डेल आर निकाल चुके हैं, डेल वी अपॉन डेल थीटा। चलिए देखो जरा, यानी कि हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान देना आर स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन पी थीटा का हो जाएगा कॉस पी थीटा और पी आएगा बाहर, यानी कि यहां पर हमारे पास बनेगा पी आर स्क्वायर और कॉस पी थीटा, कॉस पी थीटा। बोलो सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब क्या है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 4। अब देखो क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 4f(z) टू बी एनालिटिक, अगर ये एनालिटिक है तो 4f(z) टू बी, 4f(z) टू बी एनालिटिक, अगर ये f(z) एनालिटिक है तो देखिए क्या होगा, अगर ये एनालिटिक है तो हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई होंगी। तो पहली हमारी इक्वेशन क्या आती है जरा ध्यान दीजिए, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये हमारी फर्स्ट सीआर इक्वेशन थी, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब क्या करेंगे, ये हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है, ध्यान देना ये गिवन है हमें, क्यों, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना आपको। डेल यू अपॉन डेल आर कितना है जरा ध्यान से देखो, ये रहा 2r, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डेल यू अपॉन डेल आर की, 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा देख लेते हैं, ये रहा डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसको भी पुट कर देते हैं, पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा, कॉस पी थीटा। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार और लिख लेता हूं पहले, 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू पी आर कॉस पी थीटा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये एक आर से एक आर और खत्म हो गया, ये वाला आर भी कैंसिल हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसमें आप ध्यान से देखें, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू पी cos p थीटा, p cos p थीटा। अब अगर आप इन दोनों, देखिए ये दोनों इक्वल है, सीधी सी बात है, अगर दोनों इक्वल है तो p की वैल्यू 2 होगी। देखो यहां 2 आ रहा है, यहां p आ रहा है, यानी कि p इक्वल टू 2 cos 2 थीटा और वहां cos p थीटा। यहां से क्या पता चल रहा है हमें, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो p की वैल्यू है वो 2 है, p की वैल्यू कितनी है 2 है, और हमसे यही पूछा था कि p कितना है, p हमारा आ चुका 2 है, ठीक है। लेकिन हम दूसरी वाली इक्वेशन से भी निकाल के देख लेते हैं, कहीं वहां से गलत ना आ जाए, ठीक है ना। चलिए दूसरी वाली को चेक करते हैं। तो 4f(z) टू बी एनालिटिक, पहली कंडीशन हमने लगा दी, फर्स्ट सीआर इक्वेशन हमने लगा दी। अब हम सेकंड सीआर इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए सेकंड सीआर इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो सेकंड सीआर इक्वेशन ये हम लगा चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ है, थर्ड सेकंड और थर्ड है, वहां से आएगा डेल वी अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो इसको लगाते हैं, चलिए देखिए, तो अब यहां से हमें क्या करना है, डेल वी अपॉन, तो यहां पर लिखेंगे ऑल्सो डेल वी अपॉन डेल आर
इज इक्वल टू -1/r -1/r और डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू, ये रहा डेल वी अपॉन डेल आर 2r साइन पी थीटा, 2r साइन पी थीटा। चलिए यहां पर पुट कर देते हैं 2r साइन पी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में 1/r, माइनस में 1/r, डेल यू अपॉन डेल थीटा भी देख लेते हैं कहां है, डेल यू अपॉन डेल थीटा ये रहा, माइनस का 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, माइनस का 2r स्क्वायर और साइन 2 थीटा। चलिए अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, देखिए क्या आएगा। यहां से हमारे पास पहले तो इस एक आर से एक आर को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, हमारे पास यहां से बचेगा 2r साइन पी थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचेगा 2r साइन 2 थीटा। यहां से 2r से 2r कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, देखिए 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और अगर आप दोनों साइड में कंपेयर करें तो यहां से भी आपको क्या मिल रहा है, p इक्वल टू 2 मिल रहा है ना, p इक्वल टू 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अब हमें देखो आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस CR इक्वेशन देखिए, हेंस CR इक्वेशन satisfied, CR इक्वेशन satisfied if p इक्वल टू 2। CR इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो रही है, जब p इक्वल टू 2। देखिए p की वैल्यू अगर 2 होगी तभी हमारी CR इक्वेशन वैलिड रहेंगी। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया p इक्वल टू 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। p की वैल्यू पूछी थी हमसे, हमने p की वैल्यू निकाल दी, 2 है ना। तो यानी कि, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोथ CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड व्हेन p इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा था कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो p की वैल्यू कितनी होगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखें जरा क्या है लास्ट क्वेश्चन। नाउ इफ n इज रियल, अगर n रियल है, n एक रियल नंबर है, चलिए तो शो करना है हमको कि सो दैट ये हमारे पास एक फंक्शन लिखा है इज एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक है ऐसा हमें शो करना है, एक्सेप्ट पॉसिबली, लेकिन इसमें कंडीशन भी दी है कि ये एनालिटिक तब है जब r की वैल्यू 0 नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 है तो ये एनालिटिक नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है कि r इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक नहीं है, बाकी सब जगह एनालिटिक है। एंड इसका जो डेरिवेटिव है वो इतना आएगा, ऐसा भी हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें इसे एनालिटिक भी प्रूव करना है और इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें fz कितना दिया है। अब देखो यहां पर हमें डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा w की फॉर्म में लिख लेता हूं। चलिए तो यहां पर हमें क्या दिया है, w इक्वल टू, w क्या होता है, fz होता है, और यहां पर fz की वैल्यू कितनी है, r की पावर n cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये मुझे दिया है fz, r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। चलिए यहां से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले से ही सेपरेट है, बस r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, w इक्वल टू, अब मैं w को लेके चल रहा हूं, w इक्वल टू r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर n साइन n थीटा। अब आप इसमें देख सकते हैं रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो यानी कि हमें u भी की पता चल गया, r की पावर n cos n थीटा, और v भी हमें पता चल गया, v कितना है, r की पावर n एंड साइन n थीटा। तो u और v हमें पता चल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है।
तो चलिए पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए cos n थीटा कांस्टेंट हो गया, r की पावर n का डिफरेंशिएशन r इंटू एन की पावर n इंटू आर की पावर n माइनस 1 और cos n थीटा एज इट इज रहेगा। ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद आगे निकालते हैं, जरा ध्यान से समझें। देखिए नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है डेल यू अपॉन डेल आर आ चुका, डेल यू अपॉन डेल थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल आर आ चुका, डेल यू अपॉन डेल थीटा फाइंड करते हैं, यानी कि आर की पावर n तो कांस्टेंट है और हमें क्या करना है, cos n थीटा का डिफरेंशिएशन जो कि माइनस में होगा तो माइनस साइन आएगा पहले तो, और n बाहर आ जाएगा तो माइनस n आर की पावर n, माइनस n आर की पावर n, और ये हो जाएगा हमारा साइन n थीटा। देखो ध्यान से समझे, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो कॉस n थीटा था तो माइनस साइन n थीटा हो गया, और n क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद v के पास चलते हैं और v का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, v डेल v अपॉन डेल आर। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि डेल v अपॉन डेल आर कितना होगा। देखिए v ये रहा, इसको r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, डेल v अपॉन डेल आर, तो यहां पर r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n r की पावर n माइनस 1 और साइन n थीटा होगा कांस्टेंट। नेक्स्ट डेल v अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल थीटा, अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो r की पावर n कांस्टेंट हो गया और साइन n थीटा का cos n थीटा होगा, प्लस में n बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा n r की पावर n एंड साइन n थीटा, साइन n थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और आप यहां से देख सकते हैं चारों पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है, एनालिटिक है एक्सेप्ट ओरिजिन। चलिए अब जरा ध्यान से देखें, इसमें आप ध्यान से देखें, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या प्रूव करना, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर है और ये डेल वी अपॉन डेल थीटा है, क्या इनके दोनों की राइट साइड इक्वल है, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम दोनों की राइट साइड को इक्वल बना सकते हैं। देखो कैसे, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, देखो यहां जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं n, देखिए यहां पर r की पावर n है, अगर मैं इसको r की पावर n बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं ऐसे, n r की पावर n cos n थीटा और अपॉन में r, बोला ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो अपॉन में r है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों की राइट साइड सेम हो जाएगी। देखिए दोनों की राइट साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि इस r को मैं इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, इस r को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r इधर आ जाएगा तो r डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है ना, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो दोनों की राइट साइड सेम हो गई, दोनों की राइट साइड क्या हो गई, सेम हो गई। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, हमने चेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंग। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम इसके अकॉर्डिंग उसको भी चेंज कर सकते थे, एक ही बात है। अब यहां पर अगर आप देखो 1 और 4 की राइट हैंड साइड सेम है, अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो हम यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो देखो आपको 1 एंड 4 से क्या मिल रहा है, 1 और 4 से आपको मिल रहा है r और डेल यू अपॉन डेल आर, r डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा। लेकिन ये r उधर होना चाहिए, CR इक्वेशन में r उधर होता है, तो जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन r और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और आप जानते हैं यही हमारी फर्स्ट कॉची-रीमान इक्वेशन है, यही क्या हमारी फर्स्ट कॉची-रीमान इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और 4 से क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। देखो अगर आप यहां पर भी क्या है ना, कंडीशन है, देखो
एक्चुअल में ये जो इतने भी पार्शियल डेरिवेटिव है क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है ये कॉन्टिन्यूस। एक पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पर नहीं है अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं इनको इक्वल कर देता हूं। चलिए अब ऐसे ही अगर हम इक्वेशन 2 और 3 पे जाएं तो देखो 2 और 3 पे जब आप जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको अगेन, अब मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूं, अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर r की पावर n अपॉन में r लिख देंगे तो r इधर आ जाएगा, r कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों, और यहां पर ये माइनस साइन इधर की जगह इधर आ जाएगा तो दोनों की राइट साइड बन जाएगी सेम। तो हमारे पास देखो इक्वल क्या बनेगा, माइनस में डेल यू अपॉन डेल थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। पहले यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को देखेंगे जरा, 2 एंड 3, अगर आप 2 एंड 3 का यूज करते हैं तो 2 एंड 3 से आपको देखो क्या मिल रहा है, 2 एंड 3 से यहां पर जरा देखिए ध्यान से, इस माइनस साइन को मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये एन आर की पावर एन साइन एन थीटा बचेगा, इसमें से एक आर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भी दोनों राइट साइड सेम बचेंगे। इसका मतलब माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल वी अपॉन डेल आर, आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, देखिए इस आर को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर, माइनस का 1 अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यही हमारी सेकंड कॉची रीमान इक्वेशन होती है। दिस इज द सेकंड कॉची रीमान इक्वेशन, जो कि दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है जरा उसकी बात करते हैं। देखो क्या ये सब कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। देखो कहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है बताता हूं, यहां पर लिखा r की पावर n-1 और n हमारे पास एक रियल नंबर है। अब एक बात बताइए, अगर ये r n हमारे पास रियल नंबर है, मान लीजिए n की जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ जाती है, किसमें आ जाती है, निगेटिव, तो या इसकी n की वैल्यू 1 आ जाती है, तो अब जरा ध्यान से देखो ये जो r की पावर n-1 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा समझाता हूं। अगर यहां पर मैंने माना कि r की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि आपको ये पॉसिबली जब r इक्वल टू 0 है, यानी कि r इक्वल टू 0 को छोड़ के ये सभी जगह एनालिटिक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि r इक्वल टू 0 पे एनालिटिक क्यों नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू 0 पर ये सभी डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं r को 0 पुट कर दूं तो n रियल नंबर है, तो n अगर रियल नंबर है तो n 1 भी हो सकता है। अगर n 1 हुआ तो 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 0 आ जाएगी। और आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर आप पढ़ चुके हैं 11th में भी, 12th में भी, और बीटेक में भी बहुत जगह आया है कि 0 की पावर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेंट। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि n रियल है, तो अगर n रियल है तो r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अगर यहां पर n की वैल्यू निगेटिव आ गई, मान लो -1 आ गई, तो 0 की पावर -2 हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो r की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, दूसरा r की वैल्यू 0, देखिए r की वैल्यू 0 कब नहीं होनी चाहिए, जब n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r 0 हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r 0 कब हो सकता है, अगर n 1 से बड़ा है, लेकिन अगर n 1 से छोटा हो गया या 1 के बराबर हो गया तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। तो n को 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, r को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहां पर बनेगी। इसको मैं अभी आगे लिखूंगा, फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब हमने ये सीआर इक्वेशन को इक्वल तो हमने कर दिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब वो कौन सा पॉइंट है, आर इक्वल टू 0 है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें इसमें यह भी प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इतना है, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके डेरिवेटिव में भी देखो r की पावर n-1 आ रहा है। तो अगर ये डेरिवेटिव में r की पावर n-1 आ रहा है तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब, जब r 0 होगा और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले इस डेरिवेटिव को प्रूव कर देते हैं। चलिए अब हम डेरिवेटिव प्रूव करते हैं, जरा ध्यान से देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। पहले फॉर्मूले को लगाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूला देखिए क्या था,
फॉर्मूला था हमारा डेरिवेटिव का डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डी डब्ल्यू है ना। देखिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे, मैं बता रहा हूं कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, देखो जरा ध्यान से। ये डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डी डब्ल्यू अपॉन डी आर, ये हमें लगाना है। तो इस फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूं, एफ डैश जेड का फॉर्मूला है या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखें। चलिए, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहां पर आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए जरा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और डी डब्ल्यू अपॉन डी आर का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी वहीं पर लिख चुका हूं। क्या होगा, ध्यान से देखिए, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, ये फॉर्मूला होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का, वहीं पर लिखा था मैंने। ठीक, अब यहां पर क्या करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, देखिए कितना आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल आर कितना रहा, ये रहा डेल यू अपॉन डेल आर, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू देखिए, डेल वी अपॉन डेल आर ये रही साइन एन थीटा, एन आर की पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा, एन आर की पावर एन माइनस वन और साइन एन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसमें से आप देख सकते हैं एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है सेकंड फैक्टर से, तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले ले पहले। देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस वन आ चुका कॉमन, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए इसमें क्या बचेगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। चलिए यहां तक हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस वन तो बाहर है, और इसको बचे हुए को करते हैं मल्टीप्लाई। देखो जरा, देखिए रियल पार्ट को, ये कॉस थीटा है, कॉस एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा और कॉस एन थीटा, उसके बाद कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी आएगा, पहले मैं रियल वाले पार्ट को अलग लिख लेता हूं, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो रियल आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तब भी रियल आएगा, क्यों, क्योंकि यहां आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू माइनस वन होती है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आयोटा स्क्वायर और साइन थीटा एंड साइन एन थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मेरा क्या बनेगा, रियल पार्ट बनेगा पूरा का पूरा, ये वाला। उसके बाद प्लस, अच्छा यहां पर चलिए प्लस देखिए, आगे देखिए क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। अभी मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे किया, अब क्या करूंगा, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो दोनों में आई आएगा, तो पहले ही मैं आई को कॉमन ले लेता हूं, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए अब देखिए जरा, कॉस थीटा और साइन एन थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन एन थीटा, उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बीच में आएगा माइनस साइन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आएगा, साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, साइन थीटा और कॉस एन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस एन थीटा, ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहां पर आपको साफ साफ दो फॉर्मूले बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखें तो। चलिए पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, ध्यान दीजिए। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस वन, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बन रहा है, पहले ये कॉस थीटा कॉस एन थीटा एक बार लिख लेता हूं, कॉस थीटा और कॉस एन थीटा। अब यहां पर देखो
माइनस आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा और कॉस, एक मिनट, साइन है वहां पर, है ना, कॉस थीटा, कॉस एन थीटा, साइन थीटा, साइन एन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और साइन एन थीटा बनेगा, ठीक। चलिए, ये हमारा पहला फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर देखो क्या बन रहा है, आयोटा तो बाहर है, अंदर देखो जरा ध्यान से देखिए, कॉस थीटा साइन एन थीटा, कॉस थीटा साइन एन थीटा, चलिए लिख लेता हूं, कॉस थीटा साइन एन थीटा, बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है, साइन थीटा कॉस एन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस एन थीटा, यही बन रहा है, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान से देखें, अब क्या आएगा इसके बाद, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, या साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, देखिए, तो ये फॉर्मूला हमारा होगा कॉस का, मतलब कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 1, और यहां पर फॉर्मूला बन गया हमारे पास कॉस ए माइनस बी का, मतलब एन थीटा माइनस थीटा का, एन थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास कॉस ए माइनस बी, प्लस इधर देखो आयोटा, ये भी फॉर्मूला बनेगा कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला बना साइन एन थीटा माइनस थीटा का, ये दोनों फॉर्मूले हमारे यहां पर बन गए। अब क्या करना है, थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट में कॉस एन माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस 1, और थीटा को मैंने बाहर लिख दिया कॉमन लेके। अब एक बार देखते हैं क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए कॉस एन माइनस 1 थीटा आई साइन एन माइनस 1 थीटा, चलिए देखते हैं, हाँ, एन आर की पावर एन माइनस 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा आयोटा साइन एन माइनस 1 थीटा, बिल्कुल करेक्ट है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे हम फाइनल कंक्लूजन, देखिए क्या कंक्लूजन बन रहा है, ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहां पर जो मेरे पास ये आर है, इसकी जो पावर है एन माइनस 1, तो यहां पर ये आर 0 नहीं होना चाहिए, कब, जब हमारे पास n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। तो हम इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, देखिए, सो दैट एनालिटिक, तो हम क्या लिखेंगे, एफ जेड इज एनालिटिक या w इज एनालिटिक एक्सेप्ट, हाँ w इज एनालिटिक, जरा ध्यान से समझिए इसका आंसर अब लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे, देखिए w या एफ जेड, ऐसे लिख देता हूं, w इक्वल टू एफ जेड is an analytic function, ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, इंक्लूडिंग, ये एक एनालिटिक फंक्शन है इंक्लूडिंग r इक्वल टू 0, मतलब ये r इक्वल टू 0 पर भी एनालिटिक है, लेकिन r इक्वल टू 0 पर ये तब एनालिटिक है जब हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो जो हमारा एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है, इंक्लूडिंग r इक्वल टू 0 पर भी एनालिटिक है, r इक्वल टू 0 पर भी एनालिटिक है, लेकिन कब एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट r इक्वल टू 0 व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर देखिए ध्यान से समझिए, ये फंक्शन एनालिटिक है इंक्लूडिंग r इक्वल टू 0 पर भी, r इक्वल टू 0 पर भी ये क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट कब एनालिटिक नहीं है, जब r 0 हो, है ना, व्हेन r इक्वल टू 0, एक्सेप्ट r इक्वल टू 0 व्हेन n लेस देन इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 या 1 से कम है तब ये r इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये r इक्वल टू 0 पर भी एनालिटिक है, ठीक है। तो यही देखिए हमें प्रूव करना था, इसीलिए देखो यहां पर वर्ड का यूज करा था इन्होंने, एक्सेप्ट पॉसिबली, मतलब ये r इक्वल टू 0 पर क्या है, पॉसिबली, मतलब पॉसिबल हो सकता है कि ये ना हो,
तो देखिए r इक्वल टू 0 पर ये एनालिटिक है भी है और नहीं भी है। कुछ पार्ट पर देखिए r इक्वल टू 0 पर ये एनालिटिक है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और r इक्वल टू 0 पर ये एनालिटिक नहीं है अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये इस क्वेश्चन का क्लियर जो मतलब कॉन्सेप्ट था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पोलर के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए दो क्वेश्चन डीपीपी में है, सिंपल से ही क्वेश्चन है दोनों। जैसे पहला क्वेश्चन डिटरमाइन p सच दैट, यहां पर आपको p की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी निकालना है, तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, डिस्कस द एनालिटिसिटी। ये भी हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो मैं लिखवा चुका हूं पहले ही, है ना। तो आपको इसकी एनालिटिसिटी चेक करनी है ना, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म का ही क्वेश्चन है। किसका है, कार्टेशियन फॉर्म का। तो आसान क्वेश्चन है दोनों। देखिए पोलर फॉर्म में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि कई बार एकेटीयू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां से पहले नहीं आते थे। ऐसा ही देखिए लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में इस यूनिट से 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो जनरली पहले कभी नहीं आते थे। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, और खासकर 4th एंड 5th यूनिट में किसी भी टॉपिक को आप स्किप नहीं करेंगे। आसान यूनिट है, छोटी यूनिट है, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहां से जनरली अगर हम लास्ट ईयर को छोड़ दें तो जनरली हमेशा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर। अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।